जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने सबसे पहले सफल मंगल मिशन को लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब मंगल ग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां तक पहुंचने की पहली कोशिश की गई थी सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस के द्वारा। तो 1960 के आसपास इन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन इनके जो भी मिशन रहे थे वे रहे थे असफल। नासा के भी शुरुआती कुछ मिशन असफल रहे थे और फाइनली नासा को 1964 में जा करके इसमें सफलता मिली थी। तो ध्यान रखिएगा, इस मिशन का नाम है मैरिनर 4, जो कि मंगल ग्रह के लिए पहला सफल मिशन था। तो अभी हाल ही में यानी कि 30 जुलाई 2020 को नासा के द्वारा फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट की सहायता से एक बार फिर से मार्स 2020 मिशन को लॉन्च किया गया है और इस मिशन के अंतर्गत नासा ने एक रोवर भेजा है जिसका नाम है परसेवरेंस। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगले वर्ष नासा के द्वारा इंजेन्यूटी नाम का एक मंगल ग्रह के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा जाएगा। और इसी महीने यानी कि जुलाई में ही तियानवेन जो कि चीन का मंगल मिशन है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है और होप जो कि यूएई का मंगल मिशन है, इसे भी लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। किस पेमेंट कंपनी ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मोबीक्विक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो पेमेंट लिंक है ये है क्या? देखिए, यूपीआई की जो सुविधा होती है उसको हम किसी ऐप के भीतर यूज करते हैं, यानी कि आपके पास फोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है या फिर गूगल पे हो सकता है। तो इस प्रकार के ऐप के माध्यम से आप यूपीआई पेमेंट की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब मोबीक्विक ने MPay.me नाम का पेमेंट लिंक लॉन्च किया है और इस लिंक को कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर की सहायता से जनरेट कर सकता है और इस लिंक के माध्यम से वह न केवल पैसे भेज सकता है बल्कि इसी लिंक के माध्यम से पैसे को प्राप्त भी कर सकता है। मोबाइल के साथ साथ यह जो लिंक होगी वह डेस्कटॉप के ऊपर भी वर्क करेगी, यानी कि दोनों जगह इसका यूज किया जा सकता है। मोबीक्विक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके फाउंडर, CEO और डायरेक्टर हैं विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू इसकी को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। तो फिलहाल आपको हेडक्वार्टर के बारे में ध्यान रखना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इस वीडियो की जो क्विज है वह भी आज से आपको ऐप के ऊपर मिला करेगी। तो ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता सूचकांक पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे वाणिज्य और कॉमर्स मंत्री, इसके साथ साथ रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए यहां पर जो भी निवेश संबंधित निर्णय हैं उसके लिए एकल खिड़की की अवधारणा होगी, यानी कि निवेश संबंधी जो भी निर्णय होंगे वह सभी इसी के माध्यम से लिए जाएंगे और इसी पर आधारित ये राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन था जिसका उद्घाटन किया पीयूष गोयल जी ने। तो ये सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित किया गया था। CII के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अभी इसी वर्ष बने हैं उदय कोटक। ICRA लिमिटेड के MD व ग्रुप CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है N शिवरमन जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ICRA लिमिटेड की बात करते हैं तो ये अमेरिका की जो मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसी की एक सहायक कंपनी है और यहां पर पिछले वर्ष से ही इसके MD और ग्रुप CEO का पद खाली था, क्योंकि पिछले वर्ष नरेश ठक्कर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो अब यहां पर N शिवरमन जी की 3 वर्षों के लिए नियुक्ति की गई है। और बात करते हैं ICRA लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम में मिलेगा। वर्तमान में इसके गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष हैं अरुण दुग्गल। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा
सोलर सेल पर सुरक्षा शुल्क यानी कि जो सेफ गार्ड टैक्सेज लगाया जाता है, इसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसे बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल जो ये सोलर सेल होता है, इसको हम लोग चीन या अन्य देशों से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि वहां से मंगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो घरेलू निर्माता हैं सोलर सेल के, उनकी जो बिक्री होती है वह प्रभावित होती है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो सोलर सेल के ऊपर सेफ गार्ड टैक्स लगाया जाता है, उसको हम लोग बढ़ा देंगे अगले 1 वर्षों के लिए, और इससे हमारे देश में जो घरेलू निर्माता हैं उनको प्रॉफिट होगा। तो पहली बार सोलर सेल के ऊपर 30 जुलाई 2018 को सरकार के द्वारा सुरक्षा शुल्क 2 वर्षों के लिए लगाया गया था, और अब इसे पुनः बढ़ा दिया गया है अगले 1 वर्ष के लिए। तो 30 जुलाई 2020 से 29 जनवरी 2021 तक 14.9% होगा ये टैक्स, और 30 जनवरी 2021 से 29 जुलाई 2021 तक ये होगा 14.5%। तो जैसे सीमा शुल्क लगता है, कुछ उसी प्रकार का होता है हमारा सुरक्षा शुल्क, और इसका उपयोग मुख्य रूप से अपने देश के जो घरेलू निर्माता होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति की गई है हार्दिक सतीश चंद्र शाह की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि ये 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं, और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये उप सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था राजेश भूषण के बारे में, जो कि हमारे नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं। राजीव गौबा, इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे कैबिनेट सचिव हैं। और अजय भूषण पांडे की बात करते हैं तो इनके पास में 2 सचिवालय है। एक तो ये हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, यानी कि राजस्व सचिव हैं, और वर्तमान में भारत के वित्त सचिव भी हैं अजय भूषण पांडे जी। भारत किस देश में 300 वर्ष पुरानी श्री श्री जॉय काली मंदिर का पुनर्निर्माण करेगी? तो ये जो श्री श्री जॉय काली मंदिर है, इसका निर्माण भारत करेगा बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बांग्लादेश में जो हमारी उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है वर्चुअल तरीके से, और भारत सरकार इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 97 लाख बांग्लादेशी टका की वित्तीय सहायता दी है, यानी कि भारत के सहयोग से इसका निर्माण बांग्लादेश में किया जा रहा है। और अगर हम श्री श्री जॉय काली मंदिर की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में दिग्पतिया रायल परिवार के दयाराम रॉय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि ये मंदिर है आपका बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी आपको मिल जाएगी ढाका में, और मुद्रा यहाँ की है टका। रजत भाटिया ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो रजत भाटिया की बात करते हैं तो ये संबंधित है क्रिकेट से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, यानी कि जो आपका प्रथम श्रेणी का क्रिकेट होता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट होता है, या IPL होता है, इन सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। रणजी ट्रॉफी ये तमिलनाडु, उसके अलावा उत्तराखंड की तरफ से भी खेले हैं, और IPL में भी, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में भी ये विभिन्न टीमों की तरफ से भाग ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको पता होगा कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं या बहुत सारे ऐसे छोटे उद्यमी हैं जिनके पास में कोविड-19 महामारी के कारण इस समय वर्किंग कैपिटल नहीं है, यानी कि जो कार्यशील पूंजी होती है किसी उद्यम को चलाने के लिए वह उपलब्ध नहीं है, और इसके अलावा उनके पास में अन्य कई सारी भी समस्याएं हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं के निराकरण के लिए केरल राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अब ये जो प्रोग्राम है ये चलेगा अगले 5 वर्षों तक, और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2000 छोटे उद्यमियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा 100 छोटे और मध्यम उद्यम लॉन्च की जाएगी सरकार के द्वारा, जिससे इस प्रकार के जो भी स्टार्टअप हैं या छोटे उद्यमी हो उनको लाभान्वित किया जा सके, और उनको उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशील पूंजी भी प्रोवाइड किया जा सके। तो जो भी यहाँ पर योग्य फर्म होंगी, यानी कि एलिजिबल फर्म होंगी, उनको सरकार के द्वारा कार्यशील पूंजी के लिए 10 करोड़ का ऋण दिया जाएगा।
कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से किसी भी उद्यम को या किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जो पूंजी आवश्यक होती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 अभ्यास के आखिरी दिन भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है ईरान देश ने। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ईरान के द्वारा ग्रेट प्रॉफिट 14 या फिर इसे हम पैगंबर ए आजम नाम के अभ्यास के नाम से जानते हैं, ये अभ्यास कर रही थी ईरान की अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प, और इन्हीं के द्वारा इस अभ्यास के आखिरी दिन एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और इसके बारे में जो भी ईरान के न्यूज़ चैनल हैं वहां पर इसकी जानकारी दी गई। ईरान की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ की रियाल है, राजधानी यहाँ की आपको तेहरान में मिलेगी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं हसन रोहानी। तो ये जो अभ्यास है वह पर्सियन गल्फ और स्टेट ऑफ हार्मूज यानी कि इस रीजन में किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये हमारे पश्चिम एशिया का एक देश है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके अलावा इराक, फिर यहाँ पर है टर्की, आर्मीनिया और अजरबैजान के साथ में ये सीमा साझा करता है, और जो कैस्पियन सागर है उसके साथ में भी ईरान अपनी सीमा को साझा करता है। 10 आइडियोलॉजीज पुस्तक के तेलुगु संस्करण का अनावरण किसने किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल ये जो पुस्तक है जिसका नाम है 10 आइडियोलॉजीज, इससे लिखा था पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वर्गीय एस जयपाल रेड्डी जी ने, और अब इस पुस्तक के तेलुगु संस्करण का अनावरण किया गया है और पुस्तक का नाम है पड़ी भावा जालुलू। क्या नाम है? पड़ी भावा जालुलू, और इसका अब उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू ने। तो इसके जो पहले वाली पुस्तक थी उसका नाम था 10 आइडियोलॉजीज द ग्रेट असिमेट्री बिटवीन अग्रेरियन और इंडस्ट्रियलिज्म। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया? तो इसका विकास किया है DIAT ने। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। DIAT की बात करें तो ये आपको पुणे में मिलेगी। पूरा नाम है इसका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का बेड होगा जहां पर आइसोलेट किया जाएगा जो भी कोविड-19 से संबंधित व्यक्ति होंगे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि CISR के CSIO के द्वारा अमेसिस इंडिया के साथ में मिलकर के सुरक्षा नामक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म परिशोधन बॉक्स का निर्माण भी किया गया है। आखिरी प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने आभासी तरीके से किस देश के सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का भवन है ये बना है मॉरिशस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मॉरिशस की जो राजधानी है वह आपको मिलेगी पोर्ट लुइस में, और पोर्ट लुइस में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां के पीएम प्रवीण जुगन्नाथ के साथ में मिलकर के इस सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। और अगर हम इस सुप्रीम कोर्ट के भवन की बात करते हैं तो इसके निर्माण में भारत सरकार के द्वारा $30 मिलियन की वित्तीय सहायता भी दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है मॉरिशस में इस भवन का उद्घाटन किया गया है। अब आइए मैप में देख लेते हैं कि मॉरिशस की लोकेशन कहां पर है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां से जब आप आएंगे हिंद महासागर में तो ये आपको मिलेगा छोटा सा द्वीपीय देश जिसका नाम है मॉरिशस। और यहां पर आपको ध्यान रखना है अजम्पशन आइलैंड के बारे में, क्योंकि अजम्पशन आइलैंड के ऊपर भारत के द्वारा एयर स्ट्रिप और डॉकिंग फैसिलिटी की सुविधा दी गई है सेशल्स की सरकार के द्वारा। और भारत के द्वारा मॉरिशस का जो अगालिका आइलैंड है इसके ऊपर इसी प्रकार से एयर स्ट्रिप और डॉकिंग फैसिलिटी की सुविधा भारतीय सेना को दी गई है। तो चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। AIIB के अध्यक्ष और मुख्यालय, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एशियाई अधोसंरचना और निवेश बैंक के बारे में, तो इसके एक बार पुनः अध्यक्ष बन गए हैं जिन लिक्विन। और AIIB का जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा चीन की राजधानी बीजिंग में।
इसी प्रकार से एक बैंक और है जिसका नाम है एनडीबी। तो आपको एनडीबी के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको मिलेगा संघाई में। तो कई बार लोग गलती कर देते हैं, आईबी का मुख्यालय बीजिंग में और एनडीबी का मुख्यालय आपको मिलेगा संघाई में। भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व, तो भारत में कुल 30 एलिफेंट रिजर्व हैं और 30वां बना है असम के सिंगफन में। तो सिंगफन एलिफेंट रिजर्व भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व है। ऑपरेशन ट्राइडेंट किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध हुआ था, उस दौरान जो कराची पोर्ट के लिए भारतीय सेना का अभियान था उसी का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्रा किस देश की है? तो सबसे मूल्यवान मुद्रा आपकी मिलेगी कुवैत की और इसका नाम है कुवैती दिनार। थ्री गॉर्जेस डैम की बात करते हैं तो ये एशिया के सबसे लंबी नदी के ऊपर निर्मित है और नदी का नाम है यांगजी रिवर, जो कि आपको मिलेगी चाइना में। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? दुनिया का पहला डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भारत के किस राज्य में बन रहा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव यानी कि जो रेल का इंजन है उसका नाम क्या है? और भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं और अभी 8 बजे आपको जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके जो 20 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, उन सभी को हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।